Assalamualaikum viewers, welcome to My Smart Fitness. I'm your fitness trainer Rijaz Ahmed. We have Dr. Saiba with us. Assalamualaikum Dr. Saiba. वालेकुम। Today we are going to talk about different types of diets. Okay. आप ये बताइए कि कीटोजेनिक डाइट काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते और इसके बॉडी पे इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले ये बताइए कि कीटोजेनिक डाइट होती क्या है? कीटोजेनिक डाइट कीटोन से वर्ड निकला है। कीटोन बॉडी में बनता है जब आप सिर्फ आपकी बॉडी में फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फैट्स को जब आपकी बॉडी तोड़ती है तो उससे आखिरी जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन बॉडीज बनती है, तो उससे नाम निकला है कीटोजेनिक डाइट। ओके। कीटोजेनिक डाइट में आप 3 कंपोनेंट्स में से सिर्फ एक कंपोनेंट को सबसे ज़्यादा रखते हैं। कीटोजेनिक डाइट में आपका ग्लूकोज, प्रोटीन्स और फैट में से आप फैट को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं और बाकी चीज़ें आप नहीं खा रहे होते। तो बॉडी का रूल ये होता है कि ग्लूकोज को कंज्यूम करना या यूज़ करना सबसे ईजी होता है, या उसको मेटाबोलाइज करना। उसके बाद आपके प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना मुश्किल है या उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, और लास्ट में फ़ैट की बारी आती है। तो जब आप सिर्फ फैट ले रहे हैं तो सारी इजी ऑप्शंस अपनी बॉडी में से हटा रहे हैं, और सिर्फ फैट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक तो उससे आपको भूख कम लगती है, क्योंकि जो सटाइटी की फीलिंग होती है, जो अच्छा लगता है आपको खाना खाने के बाद, वो सिर्फ फैट की वजह से लगता है। अगर आप कार्ब्स और प्रोटीन्स खाएंगे तो वो जो फुलनेस की फीलिंग आती है और जो टेस्ट की फीलिंग आती है वो नहीं आती। ये दोनों चीज़ें ऐड आपका फैट ही कर रहा होता है आपके खाने में। तो एक आपको भूख कम लगती है, आप कम खाते हैं, और जितनी भी एनर्जी यूज़ करने का मैकेनिज़्म होता है वो सारा फैट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से बॉडी का वज़न कम होता है और थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट मिल रहा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म एक सॉल्यूशन नहीं है। ये बना था एक बीमारी के इलाज में, जो जिनको एपिलेप्सी होती है, जिनको सीजर्स पड़ते हैं, एपिलेप्सी, मिर्गी मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं दौरे जिनको, पड़ते हैं। उनके लिए ये डिज़ाइन की गई अच्छा, थी। इधर रुकिए ज़रा। आपने कहा कि कीटो डाइट के अंदर जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, मेल और फीमेल, उसने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने और प्रोटीन नहीं खाना, जी। तो फिर वो फैट में क्या खा रहा होगा, वो पहले बताएं। इसमें प्रोटीन ऐसा नहीं होता कि आप नहीं खा रहे होते, उसकी क्वांटिटी फैट के मुकाबले में बहुत कम होती है। जैसे आप मीट ले रहे होंगे, फ्राइड मीट ले रहे होंगे, उसमें बटर आ जाता है, उसमें आपकी फ्राइड चीज़ें आ जाती हैं। एग भी अगर आप ले रहे हैं तो वो फ्राइड होता है, तो उसमें आपके पास ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, चीज़ आ जाती है, तो ये सारे चीज़ें आप ले ओके, रहे तो होंगे। आप ये कह रही हैं कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, वो नहीं खाना। दाल चावल है दाल जी। दाल रोटी चावल नहीं खाते उसमें। रोटी चावल नहीं खाते। दाल में तो कुछ प्रोटीन होता है, जी, प्रोटीन होता है लेकिन उसमें फैट नहीं होता। फैट। तो ऐसी प्रोडक्ट खानी जिसमें फैट हो। जी। ओके, तो आप ये बता रही हैं कि ये मरीज़ों के लिए बना था, जो कि मिर्गी के मरीज़ थे, उनको ये इस डाइट पे जी। लाया जाता था। उसकी वजह क्या थी? क्यों उसकी वजह ये उनको? होती है कि एपिलेप्सी होती है जब आपका ब्रेन हाइपर एक्साइटेड हो जाता है एक नॉर्मल बंदे के मुकाबले में। ठीक जैसे है। एपिलेप्सी में होता ये कि अगर कोई लाइट आपने ऑन की है, एक नॉर्मल इंसान का उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। अगर कोई लाइट फ्लिकर कर रही है तो नॉर्मल इंसान को इरिटेट करती है, लेकिन उससे कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन एपिलेप्सी में ये होता है कि कोई भी ऐसा एक ट्रिगर होता है जिसकी वजह से दिमाग का बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता है, हाइपर एक्टिव स्टेट में इंसान जाता है और फिर उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। तो एपिलेप्सी के लिए ये डाइट इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि ये इंसान को बहुत हाइपर एक्टिव से हाइपो एक्टिव स्टेज में लेके आ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज आपको बहुत एक्टिव करता है। जब भी जैसे आप चिप्स वगैरह या ब्रेड या चावल या रोटी खाते हैं, आपको फ़ौरन एनर्जी मिलती है। तो ये डाइट उन एपिलेप्सी के मरीज़ों के लिए बनाई गई थी कि वो सारी चीज़ें जो आपको एकदम से फ़ौरन हाइपर एक्टिव कर देती हैं, वो आप अपनी डाइट से निकाल दें, और वो चीज़ जो आपको एनर्जी भी दे और आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर भी ना करे, आपको बहुत ज़्यादा आप एक्टिव ना रहें,
तो तो डॉक्टर साहब उसके आपने लिए ये बताया कि डिज़ाइन। ये डिज़ाइन की गई थी मिर्गी के मरीज़ों के लिए। जी। तो नॉर्मल आदमी जब अपने ऊपर इसको अप्लाई करेगा तो उसको इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते इनिशियली आपका फैट बहुत जल्दी-जल्दी यूज़ होता है, आपका बॉडी वेट कम हो हैं? कि जाता है। बॉडी वेट बहुत जल्दी कम करना हेल्दी है या अनहेल्दी है? अनहेल्दी इस तरीके से कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं कर 1 महीने सकते। में 10 से 15 किलो कम हो सकता है जी, इसको हो अप्लाई करने जी, से? लेकिन ओके। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मल नहीं है अच्छा ये बताइएगा, और मैं आप लॉन्ग जल्दी-जल्दी आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना बन जाए। जब 3 महीने का आपने फ़र्ज़ करें कि एक आपने ये 3 महीने नहीं कर प्रोग्राम सकते किया आप, है, 1 महीने से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। 1 महीने चलें आपने कर लिया, तो दोबारा आपने फिर यानी कार्बोहाइड्रेट्स खाने, प्रोटीन खाना है, तो जो वेट आपने लॉस या लूज़ किया है वो वापस आएगा? डेफ़िनिटली और पहले से ज़्यादा हो सकता है वो। एक तो आप जब एक एबनॉर्मली एक चीज़ को अपनी लाइफ़ से हटाते हैं तो अ, उसकी ट्रिगर और बढ़ जाता है। तो जब आप वापस उसके ऊपर आते हैं, एक तो आपकी बॉडी रेडी नहीं है उसको मेटाबॉलाइज़ करने के लिए। आप डेफ़िनिटली ज़्यादा खाएँगे क्योंकि आपने अभी-अभी वज़न कम किया है। जी, तो आपको लगता है कि इतना तो आप डिज़र्व करते हैं। वो सारी चीज़ें जिसके लिए आपने बॉडी को 1 महीने तक स्टार्व किया है, वो सब खाएँगे। तो जी। बॉडी का जो भी आपने फैट लूज़ किया, वो सारा वापस आता है और कभी-कभी उससे ज़्यादा भी उससे चला ज़्यादा भी जाता आ सकता है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको अप्लाई करें अपने ऊपर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी जो डाइट है जो आपसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसके बारे में बताएँ कि इसको अगर अप्लाई करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बॉडी पे क्या होगा और इसमें क्या खाते हैं? कौन-सी टाइमिंग्स होती हैं? है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग से समझ में आता है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भूखा रहना है। ओके, इसमें एक फूड विंडो का कॉन्सेप्ट होता है कि आपका यहाँ से यहाँ तक का वक़्त है ओके। जिसमें आप खा सकते हैं जो भी आपका दिल चाहे। इसमें कोई फूड कंपोनेंट्स की चॉइस नहीं होती। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, जो एक प्रोटीन और नॉर फैट सब खा जी, सकते आप हैं। सब कुछ खा सकते हैं लेकिन आपका विंडो कम हो जाएगा। जैसे आपके पास सुबह 12 बजे से शाम के 6 बजे तक का वक़्त है, जो भी आप दिल चाहे आप खाएँ। लेकिन आप 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाएँगे और ना ही आपने सुबह उठ के नाश्ता करना है। ओके, आपका विंडो 12 बजे खुलेगा तभी आपने आप खाना खाना है। इससे होता ये है कि कॉन्स्टेंटली बॉडी में आप फूड नहीं जा रहा होता, तो इंसुलिन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कि अच्छा, इंसुलिन बहुत थोड़े टाइम के लिए बॉडी में रिलीज़ होती है जैसे ही आप खाना खाते हैं, तो इंसुलिन से बहुत सेंसिटिव हो जाती है बॉडी, उसको रिसीव करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत अच्छा होता है उन लोगों के लिए जो बहुत ओबीसली ओवरवेट होते हैं, 100-200 किलो से ऊपर जिनका वज़न चला जाता है। अच्छा। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है कि वो वर्कआउट के साथ इसको अगर फ़ॉलो करें तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। जो डायबिटिक होते हैं, जी, उनके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इस डाइट से ओके। कि उनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल के बहुत करीब आ जाते हैं। अच्छा आपने ये बताया कि 12 बजे वो सुबह मैक्सिमम शुरू करेंगे खाना और 12 से 6 के बीच में हाँ, वो और जितनी इसको मील्स ले कम सकते से हैं ले कम लें करते जाते हैं, और इस विंडो इसको को। स्टार्ट करते हैं 12 से 6 और जी, इसको फिर और इंटेंसिव करते जी, रहते जी, हैं 12 से 5 पे आ जाएगा, जी। 12 से 4 पे आ 12 जाएगा। से भी आगे आप चले जाएँगे 1-2 कि अच्छा, आपने दिन में दोनों सिर्फ़ 1 मील खाना है। दोनों तरफ से टाइम को स्क्यूज़ करते जी, जाएँगे, 12 से 1 बजे आ गया और वो 6 से 5 हो गया, जी, फिर 1 से 2 आ गया और 5 से 4 हो गया। जी, जितना आप बर्दाश्त कर सकें भूख को। जी। और इसमें पानी का इंटेक कितना होगा? नॉर्मल होगा या पानी पानी आप हर वक़्त पी सकते हैं इसमें? पानी तो आप कभी भी ले सकते हैं। नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग, कैन आई स्टे ऑन वाटर नाउ फॉर जी, 24 आवर्स जी, व्हेनेवर आई नीड वाटर? जी। बिकॉज़ पानी के अंदर तो कोई कैलोरीज़ नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा एक पोर्शन डाइट भी होती है जो कि जिम में जो हज़रात जा रहे होते हैं, फीमेल्स का आई हैव नो आइडिया बट आई नो अबाउट द मेल्स। वो 5 या 6 दफ़ा फूड को ब्रेक करके खा रहे होते हैं। ब्रेकफ़ास्ट, मिड फूड, लंच, मिड फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल सपर, फिर रात को 5वाँ मील और उसके बाद सोने से पहले तक कुछ लिक्विड्स लेके यानी 6 दफ़ा ब्रेक करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को। हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट ऑन योर बॉडी? ये आपको आपका बॉडी वेट बिल्ड अप करने में हेल्प करती है।
ओके। क्योंकि अगर आप बार-बार बॉडी को एक एक्टिव स्टेज में लेके जा रहे हैं, तो जी, उसका मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा होता है, जी। ज़्यादा ग्लूकोज़ प्रोड्यूस करेगी, तो आपको आपका अ, बॉडी का साइज़ बड़ा हो जाता है। मसल साइज़? आपके प्रोटीन जब ज़्यादा बनते हैं, तो उससे ओके, मसल साइज़ बड़ा हो जाता है, ओके, और जब आपका फैट ज़्यादा बनता है, तो फैट जब राइट पोज़ीशन पे एक्यूमुलेट होता है, तो वो भी बॉडी को बिल्डअप करता है, या उसका जो फिज़िकल साइज़ है वो आपको बिगर मास में दिखता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं कि अगर आप बल्क अप होना चाह रहे हैं, जी, और उसको आप जब कंबाइन करते हैं अपनी वर्कआउट के साथ, तो फिर अगर एक थिन लीन बॉडी को जब आप कन्वर्ट करते हैं एक बल्की मास बॉडी में, तो ये डाइट है हेल्प करती है आपको। इसमें आपसे ये पूछना था कि जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो वेरी अर्ली मॉर्निंग, जिसमें जिस तरह आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहा कि एक विंडो है, इसकी एक विंडो 12 आवर्स की होती है, फ्रॉम 6 o'clock इन द मॉर्निंग टू 6 o'clock इन द इवनिंग, और 6-7 o'clock इन द मॉर्निंग टू 7 o'clock इन द इवनिंग। ब्रेकफ़ास्ट में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कैलोरीज़ लें, उसके बाद ग्रेजुअली उसको कम करते-करते रात तक बहुत ही मिनिमम, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफ़ास्ट में आपने अगर 800 कैलोरीज़ लिए हैं, तो ग्रेजुअली इसको कम करते-करते रात के मील में हो सकता है आपकी 200 कैलोरीज़ हो। इज़ इट राइट और नॉट? अ, हाँ, नॉर्मल आप ऐसे कर सकते हैं, और ज़्यादा बहुत टाइम से जब से हम पैदा हुए हैं, तब से नॉर्मल घरों में भी इसी तरीके से चल रहा होता है कि 3 टाइम का खाना होता है। जी, नाश्ता होता है, लंच होता है, फिर बीच में कोई स्नैक का टाइम होता है, और रात का खाना होता है। जी। तो ये तो नॉर्मल घरों का इसी तरीके से अगर डिवीज़न है। रात को जो 7 o'clock के बाद खा रहे हैं, जी, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock बहुत लेट खा के सो रहे हैं, तो जिस तरह आपने बताया कि वो फिर डाइजेस्ट उस रेशियो से नहीं होगा जिस तरह अर्ली मॉर्निंग हो सकती है। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। We will have one more video for today, and we will talk about winter uh, requirement for water. सर्दियों में हमें पानी कितना पीना चाहिए, और हमारी स्किन के ऊपर कम पानी पीने के असरात क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड फिटनेस विद माई स्मार्ट फिटनेस। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।